नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि बिहार एसएससी के लिए जो क्लास चल रही है जिसमें टोटल 40 वीडियो आने वाली है, उन 40 वीडियो में से आज आप 31वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक नए अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। बात रही आपकी एग्ज़ाम कब होगी, तो एग्ज़ाम तो कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन ये चुनाव है तो चुनाव के बाद ही अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये क्लास को वॉच कर रहे हैं, और रेलवे की जो क्लास हमने स्टार्ट करा है उसे नियमित देखें। भले आप रेलवे का एग्ज़ाम न दो, है ना, लेकिन वहाँ पे आपको साइंस सीखने को मिलेगा जो इस क्लास में काम आएगी। और जो बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बीएसएससी के प्लेलिस्ट को देख लें, जो आज 31वां वीडियो है ना, वहाँ से स्टैटिक्स कवर कर लें। तो ये दोनों जो है, देखिए बच्चे को क्या लगता है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगता है, लेकिन जो एक टीचर पढ़ाता है उनको पता होता है कि किस लेवल की क्वेश्चन कहाँ आती है और कहाँ कहाँ जो है ये क्वेश्चन आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो थोड़ा बात मान के देखिए, जो रेलवे का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो बीएसएससी वाला प्लेलिस्ट जरूर देखें, टाइम निकाल के। ज़्यादा वीडियो नहीं है भाई, मैं लिमिट कंटेंट ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि भर दिनवा चैनल है, भर दिन में 10 गो वीडियो आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। अगर आपको टुडे एग्जाम की कोई भी पीडीएफ कंटेंट ई बुक जो आई है कुछ भी चाहिए हो, तो आप ये मोबाइल नंबर देख रहे हैं, उस पर आपको जो है ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर इसी मोबाइल नंबर का लिंक क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको जरूर कवर करते चलने हैं, आने वाले सभी एग्जाम में रामबाण की तरह कार्य करती है। हाल में ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कुमार मिश्रा साहब को नियुक्त किया गया है। ये 5 दिन पहले की ही बात है, मेरे ख्याल में 5 दिन भी नहीं, 4 दिन पहले की बात है। ठीक है भाई। तो ये करेंट सेक्शन से एक टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, है ना। ये जो संजय कुमार मिश्रा साहब है ये क्या है, तो ये रिटायर्ड जज हैं, पूर्व में ये जज रह चुके हैं। 2024 में इसे जीएसटी में अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। ये तो हो गया करेंट सेक्शन से कि भाई इसमें जो है अमुक पद पे किसे नियुक्त किया गया है, तो आप कहते हो संजय कुमार मिश्रा साहब को। लेकिन अगर आपसे इसे स्टैटिक्स फॉर्म में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्या क्या पूछता है, यहाँ पे आप लिंकिंग प्रोसेस सीखते हो, क्वेश्चन पूछने के तरीके सीखते हो, एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ देखते हो। ये काफ़ी सारी बेनिफिट आपके हमारे क्लास में देखने को मिलेगा। तो ये जो जीएसटी है इसमें अध्यक्ष का कार्यकाल आपसे पूछता है। देखिए जो जनरली जो की पोस्ट होते हैं बड़े बड़े महकमे में, बड़े बड़े ऑफिस में, वो 5 वर्ष की होती है ना, और 65 वर्ष से पूर्व तक की होती है। आपने अधिकांश जो ऑफिस देखा होगा और उसके अंदर जो की पोस्ट होते हैं यही जो है एज रिलेशन रहता है। लेकिन जो जीएसटी है इसके अंदर 4 वर्ष की कार्यकाल होती है या फिर 70 वर्ष से पूर्व तक होती है। ये समझने के लिए मान लीजिए कोई जो है 69 वर्ष के उम्र में ये ऑफिस जो है ज्वाइन करते हैं अध्यक्ष के तौर पे, तो मात्र 1 साल ही काम कर पाएंगे। ठीक है भाई, अब समझ गए होंगे। इसके अलावा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कर का मतलब यहाँ पे टैक्स से है, टैक्स से है। देखिए टैक्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स का सीधा साधा उदाहरण है इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना आप लोगों का जो है सपना है ना। तो ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आप कमाओगे और सरकार को बिना किसी बिचौलिया का, बिना किसी वाया सीधे आप सरकार को पे करते हो, जो आपके सैलरी से कट जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आप साबुन खरीदने जाते हो तो उस पर आप प्राइस देखते हो, वो जो साबुन की प्राइस है वो टैक्स इंक्लूड करके है। ये टैक्स सब आप किसे पैसा देते हो? दुकानदार को। दुकानदार जो है बड़ा दुकानदार जो मैन्युफैक्चरर है, जो साबुन को बनाता है वहां तक, और वो पे करता है सरकार को। तो ये वाया है, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। अब जीएसटी भारत में कब आया था, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये कभी
कभी भी पुराना नहीं होगा जब तक, है ना, यहाँ पे आपका कम से कम 10 साल तो पुराना नहीं होगा। ये क्वेश्चन, है ना, छोटे छोटे एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो जीएसटी जो है ये 2017 में इंडिया में आया था, और जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन जो देखने को मिला, ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन का नाम है भैया 101वां संविधान संशोधन। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 101वां, 102वां, 103वां, 104वां और अभी बहुत इंपॉर्टेंट 106वां, ये संविधान संशोधन किससे संबंधित है जरूर याद रखें। वैसे 86वां भी इम्पोर्टेंट है ना, 69वां भी इम्पोर्टेंट है, 61वां भी इम्पोर्टेंट है, 42वां भी इम्पोर्टेंट है, 44वां भी इम्पोर्टेंट है, 21वां भी इम्पोर्टेंट है, 71 भी इम्पोर्टेंट है, 92वां भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी के सभी संवैधानिक संशोधन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है ना। फिर भी 101, 102, 103, 104 यहाँ पे हम जरूर बताएंगे, है ना। देखिए, मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन क्लास लेंदी हो जाए फिर बच्चे कोई ना देखे, है ना। लेकिन मैं बोलता हूँ आपको मेरे क्लास में बर्दाश्त करना होगा। आप सीखने आए हैं तो सीखिए। देखिए, 101 जो है ये जीएसटी से है, 102वां जो है ये ओबीसी से संबंधित है, 103वां जो है ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जो आपका सामान्य वर्ग के लोग जो है आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर हैं। 104वां जो है ये आपके एसटी और एंग्लो इंडियन से संबंधित है कि क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति लोकसभा में 2 जने का और राज्य के विधानसभा में 1 किया जाता था, ये वाली प्रथा से छुटकारा मिली। साथ ही साथ एससी और एसटी की जो आरक्षण सीमा है उसे भी 10 वर्षों के लिए इंक्रीज किया गया। इसके अलावा 106वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 33% आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं के लिए, कहाँ पे? लोकसभा और विधानसभा दोनों के अंतर्गत। ठीक है भाई, तो ये जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा जीएसटी स्लैब जो वर्तमान में इंडिया में चलते हैं ये 5 प्रकार के हैं, 0, 5, 12, 18 और 28 है। ये जो मैक्सिमम जीएसटी स्लैब होते हैं ये लॉटरी वगैरह पे आपको इम्पोज किया जाता है। जैसे 49 रुपया में मेरे कई सारे दोस्त करोड़पति बनने को सोच रहे हैं तो उनको भी 28% जीएसटी चुकाना होगा जब वो बन जाएंगे। ठीक है भाई। इनके अलावा जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद 279A, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं, कुल 33 सदस्य होते हैं जीएसटी परिषद के अंदर, जो 31+2 के रेशियो में होते हैं। ये 31 जो है ये स्टेट या यूटी से आते हैं और ये जो 2 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। ये एक एक बात आपको ध्यान रखना है ना, जरूर काम आएगी भाई। इसके अलावा इस फॉर्म में आप कई सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे 15+7 ये क्या है? तो गुरुजी ये है 15 जो आपका लोक लेखा समिति होता है वहाँ से लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। इसके अलावा प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 30 सदस्य ओनली लोकसभा से आते हैं, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। 6+1 कर सकते हैं। जो प्रारूप समिति थे उसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब और 6 जने अन्य थे। 238+12 समझ सकते हो। 238+12 क्या होता है? राज्यसभा में जो फुल स्ट्रेंथ है 250 का, तो 238 चुनाव के मीडियम से आ सकते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखें, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें दोस्त, है ना। निम्नलिखित में से किस एक का फुल फॉर्म का मान गलत है या फुल फॉर्म गलत है? तो भीम आप सभी जानते हैं भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ये एकदम सही है। भीम ऐप भी है। इसके अलावा यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये भी अपने आप में सही है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि इसका न्याय निर्णय किस सम्मेलन के थ्रू लिया गया था तो आप कहते हो स्टॉकहोम सम्मेलन के थ्रू। इसके अलावा SLR ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। ये क्या होती है? ये आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। और परसों के क्लास में मैंने दुकान वाला बनकर इसका एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए आप दुकान कर रहे हो, आपके गला में 500 रुपया जो है कैश है। एक बंदे ने आया और कहा कि सर 500 रुपया की फुटकर दे दीजिए, यानी छुट्टे दे दीजिए। आप क्या उसे बोलते हो? यहाँ बैठ के क्या मैं झाइल बजाऊंगा तुमको दे दूंगा? तो है ना। तो मतलब ये मैं हंसने के लिए बताया है, बाद बाकी समझने के लिए यहाँ से भी आप समझ सकते हो। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंकों को कि तुम अपने
ग्राहक को लोन तभी दोगे जब तुम्हारे पास कुछ न्यूनतम आरक्षित होंगे, और ये न्यूनतम आरक्षित ही SLR कहलाता है, जो तय कौन करता है? RBI। जैसे आप किसी बैंक में लोन लेने जाओगे, अगर आपका सैलरी 50K है ना, तो आपको वो बैंक जो है 50K EMI नहीं बांध पाएगा, क्योंकि उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ भी सेम बात होती है, वो बैंक कहेगा कि आपके जो है ये 50K का मैं मैक्सिमम 60% ही EMI करा सकता हूँ, ठीक है, तो अधिक से अधिक 30K ही आपके पर मंथ EMI करा सकते हैं, भले आपका खर्च 1 रुपया भी ना हो, 50K पे कर सकते हो, लेकिन वो लेगा नहीं, है ना। तो ये समझने के लिए था। नीति क्या है ना, किसी का नाम नहीं है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंस्टीट्यूट नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पे, और अक्सर यही गलती करके आपके एग्जाम में आएगा। तो ये आपका 4 नंबर आंसर हो गया, क्योंकि जो गलत है वही आपको पहचानना है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब आया था? 2015 में आया था। किसे रिप्लेस किया था? तो योजना आयोग को रिप्लेस किया था। ये है ना, यहाँ पे गलत लिख गया है, मैं आपको सही करके दूंगा। योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था। योजना आयोग में वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है। और वर्तमान CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम साहब हैं, ठीक है। इसके अलावा जब नीति आयोग बनाया गया था 2015 में, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी भी नरेंद्र मोदी है, क्योंकि आप जानते हैं योजना आयोग, नीति आयोग, है ना, इसमें जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो SAI है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और इंडिया में जितने भी परमाणु कार्यक्रम होते हैं, उनको भी अगर हेड के रूप में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। उपाध्यक्ष कौन है भैया? उपाध्यक्ष उस समय कौन थे? अरविंद पनगड़िया, जब 2015 में बन के आया था नीति आयोग। और ये अरविंद पनगड़िया जो है अभी 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ये भी एक क्वेश्चन जो है ना, एवरग्रीन क्वेश्चन है, अभी तक पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 16वें तो पूछे ही जाएंगे, है ना। और प्रथम जो आपका CEO बनी थी, सिंधु श्री खुल्लर मैडम बनी थी। पिछले क्लास में हमने जो क्यूज करवाया है, जो SSC का लेटेस्ट सीरीज चालू हुआ है, जिसमें 25 क्वेश्चन पहले ऑनलाइन और क्यूज किया जाता है। ये क्यूज कहाँ से आते हैं? तो हमारे ई-बुक से आते हैं, है ना। वहाँ पर मैंने ये भी क्वेश्चन रखा था, और ये क्वेश्चन गलत करके दिया था कि नीति आयोग में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है नीति आयोग के अंदर, एकमात्र महिला CEO के पोस्ट पे आई, वो भी प्रथम बार सिंधु श्री खुल्लर, राइट। SLR बता दिया क्या होता है। जमा का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे अपनी वाणिज्यिक बैंकों को तरल नकदी, सोने या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। यह RBI के द्वारा तय किया जाता है। रेपो रेट भी RBI, रिवर्स रेपो रेट भी RBI, मौद्रिक नीति भी RBI, नोट छापना भी RBI, प्रतिभूतियों की लेन देन भी RBI, बैंकर का काम भी RBI, है ना, बैंकों का बैंक कहलाना भी RBI, है ना। ये सभी RBI से संबंधित बातें हैं। यूनेप इस कार्यक्रम का निर्णय 1972 के संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया जरूर गया था, लेकिन अगर आपसे कल हो के कोई पूछे भाई यूनेप के मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या के अंदर है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है, ठीक है। ये स्टॉकहोम क्या है? ये चूंकि बिहार SSC में राजधानी भी पूछता है, स्टॉकहोम जो है ये आपका स्वीडन की राजधानी है। और स्वीडन से आपको अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद आनी चाहिए। और यही स्वीडन की राजधानी स्टॉक में नोबेल के 5 सेक्टर की प्राइज दी जाती है। सिर्फ शांति की जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, ठीक है भाई। तो ये सभी बातें जो है आपको ध्यान रखना होगा, रिलेट करना होगा। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फुल फॉर्म सही लिखा है। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश अपना पड़ोसी नेपाल है ना, अपना नेपाल है ना। इसके अलावा हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रिया क्या होता है? जिसमें आप वनस्पति तेलों से, वनस्पति तेल जो होते हैं, है ना, वनस्पति तेल से आप कृत्रिम घी बनाते हो। कृत्रिम घी, एक तो नेचुरल घी जो दूध से बनेगा, एक कृत्रिम घी जो वनस्पति तेल से बनते हैं। कृत्रिम घी कहने का मतलब डालडा। पहले हमने क्यूज खेला है बचपन में, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो ये डालडा होता है, कई बार आपने खेला होगा, ठीक है भाई। और बचपन में आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने होली के अवसर पे पुआ जरूर खाया होगा। पुआ
पुआ, होली के अवसर पे बनाए जाने वाली एक प्रमुख पकवान है पुआ। अभी अभी एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि पीठा कहाँ का मेन पकवान है या फिर खाद्य पदार्थ है, तो पीठा जो है ये झारखंड, असम इस सब में बनाया जाता है। तो कोई भरोसा नहीं है भाई, एग्जामिनर कुछ पूछ देता है एग्जाम में। तो पुआ याद रखिए, जो बिहार के बाहर के बच्चे देख रहे हैं, ये बिहार में बनता है भाई, अच्छा रहता है, मालपुआ भी इसे कहते हैं, पुआ भी कहते हैं, होली के अवसर पे बनती है। तो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आप समझ गए क्या होता है। इसमें वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाए जाते हैं। इसमें आप उत्प्रेरक के रूप में पैलेडियम, प्लेटिनम और निकेल, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये प्लेटिनम का आप अंगूठी देते होंगे गिफ्ट में, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा चीज़ है भाई, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो वनस्पति तेल से घी बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण हो गया। इसके अलावा उत्प्रेरक, हाँ कुछ छूट रहा था, ये तो बताना चाह रहा था। ये जो उत्प्रेरक है ये क्या होता है, कई दफ़ा मैंने आपको बताया है उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक जो है भाई किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में, है ना, भाग लेते हैं, खुद को बिना परिवर्तित किए हुए इफेक्ट डालते हैं रिएक्शन के अंदर। इसका भी उदाहरण देहाती भाषा में दिया था, जब घी आप जमाते हो उसके अंदर एक पुरानी सिक्का डाल दिया करता था। पहले बड़े बुजुर्ग जो घर की महिलाएं होती थी तब बोलते थे कि दही अच्छे जमता है, तो उत्प्रेरक का काम करते थे। वो सिक्का रिएक्शन को फास्ट करता था, बाद में सिक्का निकाल लिया जाता था, ऐसा नहीं कि सिक्का भी खाया जाता था, है ना। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में से क्या आप समझे कि भाई जो उत्प्रेरक है वो खुद को नहीं बदलता है, लेकिन जो काम करना होता है उसका रिएक्शन को इफेक्ट डालना, वो डाल देता है। इसके अलावा साबुनीकरण क्या होता है, साबुन का निर्माण होता है साबुनीकरण में। साबुन भी दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। यशदीकरण क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन जिसे आप कहते हो, लोहा पे, है ना, जिंक का कोट करना, यानी लोहा को जंग से बचाने हेतु किया जाता है। बल्कनीकरण क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर होते हैं, जो आपका लेटेक्स होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, उससे जो है कई सारे चीज़ नहीं बन पाते हैं, तो उस रबर को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए या कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है या गंधक मिलाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को रबर का बल्कनीकरण कहा जाता है। और इस सिस्टम की खोज सबसे पहले जो है गुडईयर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपके सामने 3 क्लासेस जो हमारे एक्टिव हैं उनकी चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले ये ई बुक जो है आ गया है। ये ई बुक आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम में, है ना, बहुत ज़्यादा स्टैंड देता है, खड़ा होने की जगह देता है, अपने आप को हौसला देता है। और मैं कहता हूँ कि एकदम सटीक बनाया गया है, जो स्टैटिक्स क्वेश्चन में जो है किसी भी एग्जाम पे लागू, लेकिन एसएससी पे बहुत ज़्यादा लागू। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर कहाँ तक की अपडेट है, सारे बात हमने कर लिया था। तो अंत मार्च 2024 तक के करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं। और मेरे 100 से ज़्यादा क्लास की जो है मटेरियल इसमें दिए गए हैं, आप लोग भी ले सकते हैं। इसमें पेज की संख्या 447 है ना, 447 है। कॉस्ट 99 रुपया रखा गया है, लेकिन जो बच्चा पहले हमसे पीडीएफ लिया है उस पीडीएफ वैल्यू के 70% उसमें जो है माइनस कर दिया जाता है। कहने का मतलब अगर आपने 50 रुपये का पीडीएफ लिया है, ये रेलवे वाली छोड़ के और ये एसएससी वाली छोड़ के, इससे पहले, है ना, तो 50 का जो है 7-5 रुपया का जो है आपका इसमें छूट मिल जाएगा 99 में। तो आप जो है यानी 70% यूज कर सकते हो पुराने पीडीएफ वैल्यू के मनी का यहाँ पे, है ना। इसके अलावा ये क्लास 30 ये 49 रुपये में अवेलेबल है, जो इन दोनों के बदौलत ही मैं एसएससी के एग्जाम में आपको जो है रिजल्ट दिलवाऊंगा मेरे भाई, है ना। इसके अलावा ये रेलवे की जो है 49 रुपया में रेलवे भी है 30 सेट। चलिए, कोई भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, है ना, अच्छे से सुनिएगा इसको। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2008 में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ी इसकी जो है हिस्ट्री खंगालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इन तीनों की बात करें क्योंकि मर्ज हुआ है, और मर्ज जो भी होता है आपके एग्जाम में आता है प्रधानमंत्री। और बात ये भी है कि इसकी जो है अभी 2026 तक लिमिट को बढ़ा दिया गया है, तो चर्चा का विषय रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके एग्जाम में दिखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में होती है। ये एक अलग योजना है, ये एक अलग योजना थी, अब है नहीं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, ये एक सेकेंड योजना, ये एक सेकेंड स्कीम, ये भी एक अलग थी। बाद में कालांतर में यानी 2008 में क्या हुआ, इन दोनों को मिला दिया गया। ये जो दो अलग अलग आपने देखा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को मिला के जो है आपका क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री। यहाँ से ये ग्रामीण शब्द को हटा के पीएम लगा दिया गया।
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है भाई, तो ये कब बना? 2008 में। आई होप आपको चेंज समझ में आया। दो अलग अलग चीजें अलग अलग ईस्वी में बनाए गए, दोनों को 2008 में मर्ज करके नाम दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये है सूक्ष्म मध्य एवं लघु उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यरत है ना, खादी एवं ग्रामो उद्योग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री ई बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नरेगा एक्ट 2005 में पारित किया गया था। इसी के तहत फरवरी 2006 में, देखिए कि ये क्वेश्चन मैं कल पूछा भी था एक वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे बताएं उसमें अधिकांश गलत ही बताएं। अरे कान खोल के पढ़ाओ भाई, मैं ऐसे सिंपल में पढ़ाता हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाए नहीं समझ में आ रहा तब तो फिर तो दिक्कत है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्ट पारित होना एक अलग चीज होता है, उसे अमल में लाना एक अलग चीज होता है, और नाम बदलना तो अलग चीज होता ही है। जैसे मिंटू करे मिंटुआ, है ना, तो ये तो एक अलग चीज है। देखिए पहले एक्ट आया था नरेगा एक्ट 2005 में, इसके तहत नरेगा बना 2006 में, है ना। फिर इसी नरेगा को महात्मा गांधी के साथ नाम जोड़ दिया गया, मौ तो बन गया मनरेगा। ये बना अक्टूबर 2009 में उनके जयंती यानी जन्मदिन पर। ठीक है भाई, तो ये जो है जयंती मतलब जन्मदिन ही होता है ना तो ये जो है ये तीनों थोड़ा सा आपको जो है रिलेट करके पढ़ना है। 5 में एक्ट आया, 6 में बना, 9 में नाम चेंज हुआ। ये जो मनरेगा है ये कितने दिन का रोजगार देते हैं? तो 100 दिन का रोजगार देते हैं। किसके माध्यम से चलाया जाता है? तो पंचायत के माध्यम से चलाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश में होता है? तो रसिया के अंदर होता है। इसीलिए यूक्रेन और रसिया दोनों भीड़ गए, बोले मेरे पास प्राकृतिक गैस है, उड़ा दूंगा मैं तुम्हें। इसके अलावा प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक उत्पादन भारतीय राज्य असम में होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। देखिए मैंने रेलवे वाली क्लास में आपको बताया था मीथेन किस फैमिली से होगा, इसी का बेसिक क्या होगा? तो एल्केन होगा। एल्केन से मीथेन बना है। CnH2n+2 वाला समूह है ये। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो CnH2n+2 वाला समूह होता है इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। आजकल जो है एग्जामिनर का ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन होता है कि अमुक चीज के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए क्लास नियमित अटेंड किया कीजिए। इसके अलावा मीथेन को मार्स गैस या दलदली गैस भी कहा जाता है, और ये आपके जो है खरीफ महीना की फसल धान की खेती में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्तमान में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान चाइना का है। भारतीय राज्य में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। लेकिन आज भी अगर कोयला का भंडारण आपसे कहता है तो झारखंड में ही सबसे ज़्यादा भंडारण है। इसके अलावा वर्तमान में क्रोमाइट उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है ना। भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। उड़ीसा क्रोमाइट में भी पहला है। इसके अलावा बॉक्साइट में भी पहला है। इसके अलावा लोहा में भी पहला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए बॉक्साइट में यहाँ उड़ीसा फिर से आ गया, लोहा में भी पहला है, तांबा में पहला मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा घनत्व का बीमा क्या होता है? देखिए घनत्व का बीमा होता है ml के पावर -3 होगा, ml के पावर -3 होगा। ठीक है, ये -3 होगा। ठीक है, इसे भी करेक्ट करके दूंगा, 2 जगह करेक्शन रिक्वायर्ड है। PDF जब दूंगा, आप जानते हैं मैं लिखता हूँ भाई, तो इतना कंटेंट लिखूंगा तो एक आध कॉमा इधर उधर होगा ही, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करता नहीं हूँ कि स्टैंडर्ड 10 बार छाना गया है उसको मैं आपको ले आके कहीं से कॉपी पेस्ट करके पढ़ा दूँ। ये अपने बस की नहीं है, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे जो लगेगा कि भाई आएगा एग्जाम में वही पढ़ाऊंगा। तो ये ml के पावर -3 होगा। ये होता कैसे है ये मेन है ना, क्योंकि याद रखना और समझ लेना इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो चीज़ याद रखने वाली उसे तो याद ही रखने में भलाई है, लेकिन जो समझने वाली उसे समझ लेने में ज़्यादा भलाई है। देखिए होता क्या है, घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? kg/m के पावर q, है ना, या kg/m3। ये कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग? देखिए आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी मास बट्टा वॉल्यूम, m/v होता है। मास का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम होता है,
और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, घन मीटर होता है यानी MQ होता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है यानी m² होता है। ये सब बात आप गणित में भी देखते होंगे जहां मेंसुरेशन पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यही MQ जब ऊपर गया तो आपका क्या बन जाता है, kgm के पावर -3। आपने सुना होगा कि भाई 2 के पावर 5 ऊपर और 2 के पावर 2 नीचे, तो ऊपर जाके घट जाते हैं ना, 5 में से 2 के पावर 3 इसका आंसर होगा। मतलब ये जो सॉल्व करेंगे तो हम 8 होगा। तो उसी प्रकार से ये पावर ऊपर जाता है तो नीचे का पावर ऊपर में जाके माइनस बन जाते हैं, यही यहाँ पे माइनस हो गया है। तो भाई गुरुजी आप kgm-3 कह रहे हो, तो यहाँ पे ml-3 क्या है ना। देखिए ये k मास को रिलेट करता है इसीलिए m लिखा जाता है। तो kg एक बार है तो m एक बार लिखा गया है। m के पावर -3 है, m मतलब होता है जी मीटर। मीटर आप दूरी लंबाई को डिनोट करते हो मीटर से, इसीलिए l लिखा है। और l के पावर -3 जैसा कि मैंने कहा कि होना चाहिए, इसीलिए kgm-3 पावर वाले को ml-3, ये बीमीय सूत्र है और ये आपका मात्रक है। ये दोनों में फर्क होता है। देखिए अगर आपको बीमा निकालना है तो आपको सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, किसी भी चीज का सूत्र याद होना चाहिए, साथ ही साथ जो बेसिक आपका है ना, बेसिक यूनिट है, मात्रक है, वो याद होना चाहिए। अधिकांश बीमा में आप MLT को ही देखेंगे, हाँ कुछ बीमा में आप A को भी देखेंगे, एम्पियर को, है ना, ज्योति तीव्रता कैंडेला C को भी देखोगे, लेकिन ये बहुत ही रेयरली कम है क्वांटिटी में, लेकिन MLT वाला ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ml-3 कैसे होगा, पावर -3 है ना, घनत्व का। अब घनत्व का थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। और जब घनत्व ज़्यादा होगा तो उसी पॉइंट पे किसी भी द्रव्य का या कोई भी तथ्य का जो आयतन है वो लोएस्ट होगा, ठीक है। तो आयतन सबसे कम जल का अगर पूछे तो कहाँ पे होगा, 4 डिग्री C पे ही होगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि जल को गर्म करने पे प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, तो आपका इसका आंसर है सटीक कि 0 से 4 डिग्री तक है ना, इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है, आयतन घटता है। और 4 डिग्री से आगे जैसे जैसे जाता है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि इसके 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी का मान जो है सबसे अधिक होना है, यानी वॉल्यूम अपने लोएस्ट चरण में आना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। इसके अलावा दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है दादा, पास्कल जैसे बल का न्यूटन, लेकिन बल को भी फिर आप जो है केजी वगैरह में, जैसा मैंने अभी लिख के बताया था आपका, तो ऐसा आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बल का जो है kg/m(2) होता है ना, तो भी मैं निकाल के एक क्लास ही ले आऊंगा इस पर, चलो ठीक है। अभी दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। दाब का जो अगर सूत्र देखें तो क्या होता है, बल बट्टा एरिया होता है, बल बट्टा एरिया होता है। अब इसका जो है मात्रक कैसे निकालेंगे, तो बल का क्या होता है बट्टा, बल का होता है आपका kgm/s गुने s, यानी s क्या है, यहाँ पे टाइम है ये, है ना, और इसके गुने में क्या हो गया 1/m/m। एरिया का क्या होता है, जैसे मीटर²। अभी आपने आयतन का क्या देखा था, घन मीटर, इसका क्या होता है वर्ग मीटर। तो ये जो डॉट दिख रहा है ये गुना का साइन है ना, और ये दोनों आपस में गुना है, किसके लिए है ना, दाब के लिए। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बट्टा एरिया। तो ये जो है ये टोटल का, यानी ऐसे लिखा है यहाँ पे देखिए kgm है ना, इसके बारे में लिखा है कि s² गुने m², ऐसा लिखा है ये, ठीक है भाई। तो ऊपर में m² जाएगा तो एक m तो पॉजिटिव यहाँ पे है, तो एक m घट जाएगा तो -m बचेगा, इसको नीचे से काट दिया हमने, है ना, और s�वर्स 2 बचेगा। तो ये हो जाता है दाब का आपका, ठीक है। अब इसी को आप लिखोगे तो kg कितने बार है, एक बार, तो एक बार m आ जाएगा, एक बार m आ जाएगा, है ना। इसके अलावा m के पावर -1 है, यानी m मीटर, तो लंबाई का -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा s के पावर -2 है, तो समय का -2 हो जाएगा। तो ये दाब का आपका जो है बीमा आ गया है। आई होप आप समझ में आए। अब बल का भी उसी प्रकार से सूत्र द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। द्रव्यमान को आप क्या लिखते हो, kg लिखते हो। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन
परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हो, है ना। वेग में परिवर्तन की दर कोई समझ भी नहीं रहा होगा अधिकांश बच्चे मेरे ख्याल में। अरे नहीं होता है क्या, 5 सेकेंड में एक ट्रेन 10 किलोमीटर से रफ्तार बढ़ा के 15 किलोमीटर कर लिया, तो इसका त्वरण कितना होगा बताइए। तो 15 माइनस 10/5, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो 15 में से 10 गया 5/5, त्वरण का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे, है ना। यानी v2 माइनस v1/t1, इसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान का तो आप लिख लिए kg मात्रक, त्वरण का क्या लिखेंगे ms इनवर्स 2। ये कहाँ से आते हैं त्वरण, ऐसा है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा और आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ से हमें, है ना, त्वरण में क्या लगेगा, वेग, वेग मतलब चाल ही 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। तो चाल बराबर d बट्टा समय हो जाएगा, d बट्टा समय हो जाएगा, d बट्टा समय हो जाएगा। अब d को, डिस्टेंस को किस में मापोगे आप, तो मीटर में। तो m बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, समय, है ना, क्या हो जाएगा समय, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप निकाल सकते हो, ये वाला निकल के आएगा। ठीक है, इसके अलावा वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना। एक आप कहोगे कि भाई ये 2 बार समय कैसे आया, तो डिस्टेंस बट्टा समय तो है ही, और एक समय तो और भी नीचे आएगा ना, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ आप जो है ना, वेग का ये लिखे हो वेग का, और नीचे वेग बट्टा समय करोगे तब ना निकलेगा जी। तो 1-2 समय हो गया, तो ऊपर जाएगा तो दोनों माइनस में चला जाएगा, इसलिए 2 बार समय है ना। नहीं तो बोलोगे भाई एक ही बार है तो 2 बार कैसे आया। इसके अलावा प्रसिद्ध WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार हाल में ही किसे दिया गया है। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को दिया गया है। ये बच्चे समझ में नहीं आया तो फिर से बता दूं यार, है ना। देखो ये जो है आपका द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान मतलब kg हो गया, यहाँ पे हमने इतना लिख के इसको भूल गया। अब त्वरण का निकालते हैं। अभी बराबर हमने कहा कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, है ना। तो मेरे को चाल के परिवर्तन निकालना है, यानी चाल बट्टा समय का निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय का मतलब m/s, और नीचे एगो s अपना खुद में है ना। तो ms इनवर्स 2 नहीं होगा, है ना, और kg पहले से है, तो इसीलिए जो है ये निकला kg ms इनवर्स 2, ये बल का है। और इसी का बीमा लिखेंगे तो kg एक बार है, मतलब m लिखना पड़ेगा एक बार, है ना। और मीटर कितने बार है, एक बार, तो l लिखना पड़ेगा। और s इनवर्स 2 बार है, मतलब t के पावर -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया बीमा। अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आया। ठीक है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्णतः विदेशी जो है बने थे। इससे पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, लेकिन क्या हुआ कि ये तो पाकिस्तान जो है इंडिया से ही बना है ना, तो पूर्णतः विदेशी नहीं कह सकते। तो पूर्णतः विदेशी नेल्सन मंडेला हुए थे। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था, और 2024 में 5 जनवरी को भारत रत्न दिया गया है। आप लोगों के लिए कई बार बता चुका हूँ, ये टास्क रहेगा, कमेंट कीजिएगा कि किसे मिला है 2024 में 5 जनवरी को। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। मैंने आपको बताया था तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन, तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन, ये जो है एक दूसरे के, या फिर विचलन भी कह सकते हैं। तो ये जो एक दूसरे के उल्टा होता है, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा इन सबों रंग में ग्रीन का होगा। ठीक है, लाल का तो सबसे कम होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके अलावा जब सूर्य के प्रकाश के किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हो, प्रिज्म का आकार भी पूछा जाता था पहले रेलवे की एग्जाम में, त्रिभुजाकार होता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश डालिए और यहाँ से आपको ना 7 रंगों में पर्दे पे आपका सूर्य प्रकाश बढ़ जाएगा। ये है जी प्रिज्म। ठीक है, और अब तो मैथ में भी एक चैप्टर आ गया है प्रिज्म, है ना। इसके अलावा तो यहाँ पे 7, इसे वर्ग विक्षेपण कहा जाता है, और इसमें ये VIBGUYOR के क्रम में रहता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और आपका वायलेट, ये ऊपर से नीचे है। सबसे पहले रेड इधर होगा, फिर आप इसे सजा लीजिए। जो जितने नीचे रहेगा ना उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा रहेगा, और जो जितना ऊपर रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना कम रहेगा। यानी आर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए तो खतरा का सिग्नल आर का बनाया जाता है, क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है, आंख पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, दूर से भी दिखता है। इसके यही चीज़ यहाँ पे लिखा है जो मैंने अभी बताया है। सबसे पहले इस घटना का खोज कौन किए थे, यानी जो आपका प्रकाश का वर्ग विक्षेपण है, न्यूटन साहब ने किए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। पहले नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है, इसे जड़ता या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma भी होता है बल का व्यंजक, जैसा कि आपको पता होगा, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। इसके अलावा तीसरे नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसी नियम के अनुसार जो है रॉकेट वगैरह काम करते हैं। ठीक है, न्यूटन ने शीतलन का भी नियम
नियम दिया था। अगर आपसे कोई पूछा भी गया है एएलपी रेलवे के अंदर कि न्यूटन का शीतलन का नियम किस स्थिति में कार्य करता है, वर्क करता है, तो आप कहते हो कि जब तापांतर कम होता है, यानी तापमानों का अंतर कम होता है, तो उस समय आपका न्यूटन के शीतलन का नियम कार्य करता है। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपिया। इसी में गति के नियम संबंधित बात पहली बार दर्शाया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले इन्होंने ही पता लगाया था, न्यूटन साहब ने, सेब गिरा था। इसके अलावा प्रकाश की प्रकर्णन पे खोज के लिए चंद्रशेखर साहब को 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के सेक्टर में दिया गया था, और इस प्रकार से ये प्रथम भारतीय विज्ञानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में साहित्यिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि राइट के लिए। बातों को समझेंगे, समय के तकाजा को समझेंगे। यहाँ पे वैज्ञानिक हमने कहा है, इसीलिए पहला नोबेल वैज्ञानिक विजेता भारतीय कहे आपका सीवी रमन साहब को। चौहान वंश किस शासक ने अपनी राजधानी अजमेर लाया था? ये मैंने आपको है ना एसएससी के फ्री क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया था, यहाँ भी कराऊंगा इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। अजय राज। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान है। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल है। उसी प्रकार से जैसे आप बादामी का चालुक, बेंगी का चालुक है ना, बातापी का चालुक समझते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पे चौहान वंश भी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा स्थापित किए गए थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा है। इसकी राजधानी मान्यखेट है। राष्ट्रकूट वंश है ना, अमोघ वर्षा है ना, कृष्ण प्रथम है ना, ये सभी के सभी राष्ट्रकूट वंश के महाप्रतापी शासक हुए। गुज्जर प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। जब भी पूछा इसके संस्थापक ही पूछा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। ऊपर दिए गए तीनों वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ कन्नौज के प्राप्ति हेतु युद्ध किया था। अब तीन वंश कौन सा? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ये तीनों त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे। किस मुद्दा पे? कन्नौज के मुद्दा पे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु है। विजयनगर साम्राज्य के स्थापक हरिहर एवं बुक्का 1336 में किए थे। बताया हूं विजयनगर पे 4 वंश शासन करते हैं, तुलुभ, सुलभ, अरविदु और संगम वंश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके क्रमांक के साथ सही मिलान किसका है? यूयू ललित। ये 48वें है क्या? नहीं जी, ये 49वें नंबर के थे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब से पहले थे। एनबी रमना, ये भी गलत है। जगदीश सिंह खेहर, ये जो है आपका है ना, तो ये सही है। बाद बाकी डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी गलत हैं। ये 50 नंबर साहब, माफ कीजिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब गलत नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा यूयू ललित भारत के 49वें हैं। एनवी रमन्ना ये 48वें हैं। वर्तमान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 50वें हैं। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 के अनुसार किया जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट को 26 जनवरी 1950 को ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से जो आप इसका कार्यकाल वगैरह स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी 1950 से। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के अनुसार अभिलेख न्यायालय है, यानी रिकॉर्ड न्यायालय है। हाई कोर्ट जो है 215 के अनुसार अभिलेख न्यायालय होता है, और सुप्रीम कोर्ट है ना आपका 129 के तहत रिकॉर्ड न्यायालय होता है। ये रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है? कई बार हमने आपको पेन चोरी का एग्जाम देके जो है एग्जाम्पल देके समझा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी करते हैं, वहीं हाई कोर्ट जो है 226 के अनुसार रिट जारी करते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कहां किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में। अभी आपने मनरेगा एक्ट, नरेगा एक्ट देखा कि 2005 में आया था। नरेगा की स्थापना 2006 में हुई थी, और नरेगा का नाम बदल के 2009 में मनरेगा किया गया था। सेम चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी के थ्रू न्याय निर्णय लिया गया। इसी के थ्रू जो है 1774 में आपका जो है ना कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में। 1 साल का गैप दिख रहा है। इसके अलावा ये जो सुप्रीम कोर्ट थे, ये 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, और तीनों कहाँ के रहेंगे आप सबको पता है ना। संघीय न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में किया गया था। देखिए यहाँ अधिनियम और गठन होने में 2 साल की गैप है ना। भारत में सबसे पहले 1862 में 3 जगह जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, बम्बई, मद्रास और कोलकाता के अंदर। किधर गया? इधर। ठीक है, तो इन सबों में अगर सबसे पहले कहेगा तो कोलकाता ही आंसर करना, क्योंकि जब जुड़वा भाई होता है ना, 2 राम और श्याम, अगर जुड़वा पैदा हुए तो
ऐसा तो जरूर होगा कि राम और श्याम में से कोई बड़ा होगा, है ना, कोई पहले पैदा हुआ होगा। इसी प्रकार से हुआ एक ही साल में, लेकिन कोलकाता पहले हुआ। उस समय जो है कोलकाता को ज़्यादा इंपोर्टेंसी दिया जाता था जैसे बम्बई को दिया जाता है। इसके अलावा भारत की संविधान के अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है ना। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त होता है। इसके अलावा अनुच्छेद इसी प्रकार से राज्यपाल से संबंधित जो बात है, राज्यपाल वाला जो मतलब सलाह है, ये 176 वाला आर्टिकल है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34। क्वेश्चन के शुरुआत में भी 33+1 स्लाइड में समझाया था। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में न्याय निर्णय देने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बना था कि जस्टिस क्लॉक अपनाने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय, तो ये गुजरात उच्च न्यायालय बना था, जस्टिस क्लॉक, ठीक है। इसके अलावा चेतन कुमार जोशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? फ्लूट से है। भारत में प्रमुख बांसुरी वादक सिकिलमाला, चंद्रशेखर, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि और राकेश चौरसिया का नाम जोड़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। राकेश चौरसिया जो है ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया के ही जो है भतीजा है, ठीक है भाई, हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजा है। और ये ग्रैमी अवार्ड 2024, वो भी एक नहीं 2 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए हैं, तो इन्हें भी जो है इंपॉर्टेंसी रखते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। चेतन कुमार जोशी तथा सिकलमाला चंद्रशेखर को वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बांसुरी कैसा वाद्य यंत्र है? भैया शिशिर वाद्य यंत्र है। बांसुरी ही क्यों, जो भी आपके मुंह से बजाया जाता है वो सभी आपका शिशिर वाद्य यंत्र में आ जाते हैं। जो भी आपको ठोक कर बजाया जाता है वो धन वाद्य यंत्र में आ जाता है ना। इसके अलावा तंत्र वाद्य यंत्र, जो भी आपका तार के कंपन से, है ना, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से रहता है आपका। मान लीजिए हमको तो हमारा तो ड्राइंग आप समझते हैं, है ना, कितना अच्छा है। तो ये जो है आपका ये जो भी वाद्य यंत्र जैसा दिख रहा है, ये सारंगी के जैसा दिख रहा है ना मेरे ख्याल में, तो ये जो है जो भी कंपन से होती है वो आपका तत्व वाद्य यंत्र जो होते हैं, तंत्र वाद्य यंत्र होता है एक्चुअली। सुल्तान जौहर कप टूर्नामेंट 2023 में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। सुल्तान जौहर कप हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता 2023 में, यह प्रतियोगिता मलेशिया में हुआ, जहां जर्मनी को पहला स्थान यानी गोल्ड मिला था और भारत को तीसरा स्थान यानी कांस्य मिला था। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहे थे। FIH जूनियर विश्व कप हॉकी वाला कहाँ पे हुआ है? कोलालमपुर में हुआ है 2023 में। FIH हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष 2023 में भारत में ही हुआ था, कलिंगा में, और बिरसा मुंडा जो कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है तथा प्रथम महिला खिलाड़ी जो हॉकी में है, यहाँ हॉकी की बात हो रही है, तो प्रथम महिला हॉकी में जिन्होंने मेजर ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त किए ये है रानी रामपाल मैडम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट की होती है और खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहाँ पे जरा फील्ड हॉकी जरूर लिख लें और समझ लें कि भाई जो फील्ड हॉकी होता है उसमें 11 होता है। खाली हॉकी कहेगा तो 6 खिलाड़ी भी आंसर हो सकता है, एग्जामिनर कभी कभी आपके साथ चल सकता है, क्योंकि खाली हॉकी का मतलब आइस हॉकी होता है और फील्ड हॉकी का मतलब जो ग्राउंड वाला हॉकी होता है, जो हम स्टिक से खेलते हैं, जो आजकल ज़्यादा फेमस है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फील्ड हॉकी में जरूर लिख दूंगा, नहीं तो इसकी आंसर पूर्णतः सटीक नहीं बैठेगा, ठीक है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत यानी फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में हुआ था। इस इवेंट में प्रथम विजेता पाकिस्तान रहे थे। भारत जो है 1975 में, है ना, आपका जो है ये बना था विजेता, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत को 1928 में दिया गया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जयपाल सिंह मुंडा की कैप्टेंसी में। किस खेल में? है ना, ये भी आया था आपके हॉकी में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पी ब्लॉक आवर्त सारणी की एकमात्र ब्लॉक है जिसमें धातु अधातु और सभी मौजूद होते हैं, धातु और धातु, तो ये एकदम सही है भाई। इस ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में प्रवेश करते हैं तभी तो नाम है, तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही हो जाएगा पी ब्लॉक के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी के A to Z यानी 1 से लेकर 18 तक आवर्त के जो समूह है उसको याद करवा चुका हूँ, बाद बाकी आपका काम हो जाता है प्रभु, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखें, है ना। कई बार मैं प्रेडिक्ट टेबल के जो है एग्जाम्पल लेके आपको बता चुका हूँ कि कैसे याद रखना है। जैसे 1 और ये 2, इन दोनों को क्या हमने नाम दिया था? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। और ये जो है क्या है? क्षारीय पृथ्वी धातु 2 नंबर, और खाली कहेगा तो एल्कलाइन मेटल है, यानी क्षारीय धातु 1 और 2 दोनों मिला के। और पार्टिकुलर अगर आपसे पूछेगा कि समूह 2 को क्या कहा जाता है तो अल्कलाइन
अर्थ मेटल, क्षारीय पृथ्वी धातु। 3 से 12 तक जो है ये आपका क्या होता है, डी ब्लॉक इलामेंट है, इसे संक्रमणीय धातु कहते हैं। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो पहला तत्व है वही नाम पकड़ के हम कह देते हैं, और 13 से लेकर 18 तक आ जाएगा आपका पी ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो आपका लेंथेनाइड और एक्टोनाइड दिया गया रहता है ये आपका एफ ब्लॉक में है। लेंथेनाइड और एक्टोनाइड में प्रत्येक में कितने कितने तत्व माने गए हैं, तो 15-15, लेकिन आपको नीचे में 14-14 ही दिखेगा, लेकिन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ रहता है एक यहीं पे छूटा हुआ रहता है तो 15-15 होगा, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त, 18 वर्ग, 118 तत्व है, ठीक है। 118 तत्व का वर्गीकरण बताया था, 91, 20 और 7 है, ठीक है। आवर्त सारणी के गुणधर्म भी बता दिए थे कि कहाँ समूह में बाएं से दाएं चलोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सभी बातें को मैं समझा चुका हूं। मैं चलता हूं आगे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुई थी, अप्रैल 1954 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नियम की प्रथम बैठक बेलग्रेड में 1961 में हुई थी, आज भी पूछा जाता है नेम का। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग ने पृथक है ना राज्य की मांग कब करी, 1940 में। सार्क देशों की पहली बैठक 1985 में ढाका बांग्लादेश में किया गया था, है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू के अंदर है ना। और इसकी स्थापना कब होती है, 1985 में। कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सार्क में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो फातिमा दियाना सईद जो मालदीव की थी वो बनाई गई थी, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम बैठक 1885 में मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में करवाए गए थे, है ना। डफरिन के समय जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के प्रयास से होती है ना। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। कांग्रेस ने स्वराज शब्द की मांग 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किए थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किए थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजनी नायडू। मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे 1916 अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, कहां पे, लखनऊ के अंदर। कांग्रेस में प्रथम फूट हुई थी 1907 सूरत में गरम दल और नरम दल के अंदर। कांग्रेस की सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष 1896 में रहमतुल्लाह सयानी, है ना। ये सब कुछ एक बातें आपको कांग्रेस से जरूर याद रखना है। कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत के वर्तमान राज्य तथा उनके पुराने नाम के साथ मिलान। असम को क्या माजुली कहते हैं, नहीं भाई, असम में तो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र में स्थित है और ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड है। माजुली फेस्टिवल भी होता है असम के अंदर, तो ये दोनों बात एक ही साथ याद रख लें। असम को तो हम कामरूप कहते हैं, क्या कहते हैं, कामरूप भी कहते हैं असम को, ठीक है। इसके अलावा ओडिशा को तोसली कहते हैं क्या, नहीं, ओडिशा जो है खारवेल के अंतर्गत तोसली उसका राजधानी हुआ करता था। ओडिशा को जो हम कलिंग कहते हैं। उत्तर प्रदेश को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहते हैं, एकदम कहते हैं। लक्षद्वीप को नेफा नहीं लक्काद्वीप कहते हैं। नेफा तो हम अरुणाचल प्रदेश को कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो चीज मैंने बताया यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टाइम क्यों किल करना, मैं आगे निकलता हूँ। इसके अलावा अगर आपसे एक चीज यहाँ पे मैंने और इंक्लूड किया है कि भाई आपने विशेष राज का दर्जा कई बार सुना होगा। तो इंडिया में बहुत सारे राज्य जिसे विशेष राज का दर्जा दिया गया था, वो एक क्राइटेरिया होता है जो फॉलो करते हैं, उसके बाद सरकार संसद के द्वारा न्याय निर्णय के बाद दिया जाता है। तो सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा असम और नागालैंड को दिया गया था। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था कि जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें कौन सा एक राज्य नहीं आता है भाई, तो सिक्किम नहीं आता है ना, सिक्किम नहीं आता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उड़ीसा को पहले कलिंगा या उत्कल कहा जाता था। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में, और इससे पहले बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, ठीक है। अब ये जो शेष बिहार बच गया, रेस्ट बिहार, इस रेस्ट बिहार से उड़ीसा अलग हो गई जी 1936 में, ठीक है। तो ये बिहार के कई बार डिवाइडेशन में आप समझेंगे कि बंगाल कितने बड़ा था। देखिए जो बांग्लादेश वाला पोर्शन है वो भी कभी बंगाल में के अंतर्गत, तो वो भी, फिर अभी जो पश्चिम बंगाल है वो भी, अभी जो बिहार है वो भी, उड़ीसा है वो भी, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े होंगे। उड़ीसा के अंदर जो आकर्षण है ये क्या है, पूर्वी घाट पर स्थित तटीय राज्य उड़ीसा है। चिल्का झील है, नंदन कानन है, गहीर माथा है, उदयगिरी का गुफा है। ये उदयगिरी का गुफा आपका जो है मध्य प्रदेश में भी है। कोणार्क की मंदिर है, लिंगराज की मंदिर है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर राउरकेला है। ये सभी के सभी आपके कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। बिरसा
बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम है, ये सभी राष्ट्रीय चावल संस्थान कटक में। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पे है, एक क्वेश्चन और कमेंट कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल वाला कहाँ पे है। इसके अलावा लक्षद्वीप को पहले अमीनी द्वीप या लक्का द्वीप कहा जाता था। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मात्र 32 किलोमीटर की एरिया है इसकी, है ना। लक्षद्वीप 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिटरेसी रेट रखा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, और अरब सागर में स्थित है। प्रसिद्ध धर्म सभा 1830 के संस्थापक कौन थे, राधाकांत देव। धर्म सभा जो है ये आपका राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज है 1828 में, इसका विरोध किया था, यानी इसके विरोध में थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। भीमराव अंबेडकर साहब ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाए थे। भीमराव अंबेडकर एकमात्र शख्स हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 1932 जो लंदन में कराए गए थे, तीनों में भाग लिए थे, और इनके प्रमुख पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा। इनके अलावा ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज, इन दोनों का गठन कौन किए थे, तो ये किए थे भाई राजा राम मोहन राय, दोनों कोलकाता में, लेकिन इस भी अलग होते हैं। ब्रह्म समाज की 1828, आत्मीय सभा की 1815। आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। इसी समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई यानी बंबई में ही हुआ था उस समय, क्योंकि मुंबई तो आज बना है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ये जो महादेव गोविंद रानाडे हैं ये विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किए थे 1861 में, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में होता है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, और मैं पहले बता रखा था, और ये सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछा था जो मैं यहाँ पे अभी मेरा पेन चल रहा है, यानी विधवा पुनर्विवाह संघ 1856 भी ऑप्शन में था, है ना। तो बताया सुना हुआ तो काम तो आएगा ना दादा, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले किताब लिखे मराठी भाषा में जिसका नाम गुलामगिरी है। इसके अलावा और भी चीज यहाँ पे दिया गया है जो लेखन का काम किए, जैसे ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, है ना। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदी, मिरात उल अखबार। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा मद्रास में। तो इतने ही समाज होते हैं। बाद बाकी आपका एक जो है रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद साहब, एक थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में एनी बेसेंट, और वैसे इन वर्ल्ड में, है ना, मैडम बलाबत्स्की और कर्नल अलकार। तो इतने से आपका जो है ये समाज वाला क्वेश्चन लगभग समाप्त हो जाता है। भारतीय सेवक समाज 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सब जहां भी आया, महात्मा गांधी आएगा 1932। राधा स्वामी सत्संग 1861 आगरा शिव दयाल के द्वारा। ये कुछ एक जो है इंस्टीट्यूट पुराने आपको ध्यान रखना है। महासागरीय जल की लवणता में दूसरी सर्वाधिक विद्यमान कौन सा तत्व है? देखिए महासागरीय जल में सबसे अधिक तो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, महासागरीय जल में प्रमुख घटक सोडियम क्लोराइड होता है 77.8%, है ना। और महासागरीय जल की जो लवणता है वो कितनी होती है? 35, है ना। 35 मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम नमक निकलेगा। 1 किलो पानी लेके आइए 35 ग्राम नमक निकलेगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल में 35 ग्राम, हाँ सही है। महासागरीय लवणता की प्रमुख घटक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सबसे अधिक मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरे पर मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि पाए जाते हैं। मानचित्र पर दो समान लवणता वाले मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहते हो? आइसोहेलाइन रेखा कहते हो। और आइसोहेल रेखा किसे कहते हो? अगर मैं यहाँ से यह त्रिथना मिटा दिया तो ये हो गया आइसोहेल। तो आइसोहेल क्या कहते हैं? जो समान धूप वाले होता है ना, समान धूप वाला इलाका, यहाँ पर भी धूप पड़ा इतना, यहाँ पर भी धूप पड़ा इतना, तो इसे आइसोहेल रेखा कहते हैं। दुनिया में सबसे अधिक लवणता जो है ये आपका झील वॉन झील है, जो कहाँ पे है? तुर्की में है वॉन झील। इसकी लवणता 330 है। दूसरा स्थान मृत सागर का है, 238 होता है ना, डेड सी का। समुद्र की लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम होता है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं? डिस्टिलेशन या आसवन से। ये क्या होता है? जल को गर्म करके उसके जो भाप होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा लगून झील चिल्का झील है, खारे पानी की। 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा के अंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। सागर भले नाम है लेकिन ये है झील। परसों के दिन मैंने पढ़ाया था आपका कि लाल झील कहाँ पे है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा लाल झील कहाँ पे है। इसके अलावा सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? तो एसडीजी में 112 दिया गया है सतत विकास लक्ष्य में। एचडीआई इंडेक्स में भारत 23-24 के लिए 134वें स्थान पे है 0.644 स्कोर के साथ। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में 7वें रैंक पे है, 23 में 8वें रैंक पे थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 11वां स्थान पे है, 24 का भी नहीं आया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान मिला है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को
को 131वां स्थान, 2022 में भी 131वां स्थान ही था, यानी ये नहीं परिवर्तन हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप, ये भारत को जो है लेटेस्ट वाला 110वां स्थान मिला है। विश्व शांति सूचकांक पीस वाले में 126वां स्थान मिला है। तो ये भारत का कुछ जो है हालिया रैंकिंग है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और बता दूं, अभी जो है आईआईटी बम्बई जो है दुनिया के टॉप 150 इंस्टीट्यूट में अपना स्थान बनाया है, 149वां स्थान लाया है ना, 149वां स्थान लाया है आईआईटी बम्बई। इसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो इससे कम रैंक में है इंडिया का, है ना। हार्वर्ड और ये सब तो रहता ही है टॉप में, मैं बहुत नीचे की बात कर रहा हूँ, यानी 200 के अंदर, ये तो 150 के अंदर है, तो बड़ी बात है। आईआईटी बम्बई आया है इस बार। इसके अलावा प्रसिद्ध महत्वपूर्ण प्राचीनतम लेख तथा उसके लेखों के साथ किसका मिलान है? गीत गोविंद जयदेव लिखे हैं क्या? एकदम लिखे हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर लिखे हैं, किसका मिलान गलत पूछा है? तो काव्य मीमांसा राजशेखर, उत्तर रामचरितम भवभूति और मिलिंद पिन्हो राजा मिलिंद। तो ये जो है आपका राजा मिलिंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, मिलिंद पिन्हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। इसके अलावा गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है ना। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो है हरि सेन है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करता था। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है, और हर्षवर्धन खुद भी कई सारे किताब लिखे हैं, जैसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों एक ही बल्क में याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है, शूद्रक। बृहत संहिता बरामहिर। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनिशिएंट किताब। प्रसिद्ध 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद में अंग्रेज की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो अंग्रेज की तरफ से पूछ रहा है कर्नल नील, ठीक है। और इंडियन की तरफ से बात करेंगे तो लियाकत अली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 1857 का विद्रोह जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को भड़का था मेरठ से, है ना। गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, बाद में यही वायसराय बना और तब से वायसराय रहा। मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड, और ये अंतिम मुगल बादशाह हुए। दिल्ली से भारतीय दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? बख्त खां और बहादुर शाह जफर। कानपुर से तात्या टोपे, नाना साहब। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब को धोंदू पंत कहा जाता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी। जगदीशपुर से बिहार का जमींदार कुंवर सिंह साहब कर रहे थे, है ना। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। तो ये कुछ जो मोर्चा संभाले थे उस सिपाही विद्रोह के। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की जीत हुई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा रंगून ले गया, जहां से वो आ न पाए, वहीं जो है डेथ हो गया उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय शासन व्यवस्था की जिम्मेवारी जो है निकलकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। ये सबसे बड़ी परिवर्तन हुई। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित हुआ करते थे, अब यह जो जिम्मा है ये ब्रिटेन से शासन होने लगा। ये क्यों होने लगा मैं बता दिया था आपको। 1857 का विद्रोह 29 मार्च 1857 के बैरकपुर की छावनी 24वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन की हत्या कर दी थी, तब से जो है भड़का था। देखिए क्यों हुआ था मैं बता दूं कि कारण तो चरी वाला कारतूस रहा, सबने हमने लड़ा, छिटफुट होकर लड़ा, इसीलिए सफलता नहीं मिली, अंग्रेजों की जीत मिली। फिर क्या हुआ? जो परिणाम हुआ कि भाई जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हम लोग शासित हैं, ये कहाँ से होंगे? तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमें देखता था, प्रताड़ित करते थे, अब हम ब्रिटेन से प्रताड़ित होने लगे, ठीक है भाई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिटेन का वहाँ पर उस समय जो क्राउन था, उन्होंने सोचा कि भाई ये इतने लेवल पर हिम्मत कर सकते हैं तो एक दिन तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को खा जाएगा, वो तो हमारा तो शासन ही हट जाएगा, इससे अच्छा अब जो है वहाँ से नहीं यहाँ से होने लगेगा, ठीक है। तो ये थे मेन मकसद। जो भी मकसद रहा हो, ज़्यादातर मकसद इसका यही हुआ करता था, राज करो, है ना। इसके अलावा इस विद्रोह के लिए प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा को बनाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? पैमस्टन, इस प्रकार से इसका नाम है। इन लोगों का नाम भी इतना जटिल होता है। और महारानी कौन थे? महारानी विक्टोरिया। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात बढ़ती तथा खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है, कथन किसका है? माल्थस का। माल्थस ने जनसंख्या के जो है ना आपूर्ति तथा जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति के साथ जो है नियम दिए। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत जेम्स पोर्टर साहब ने दिए थे। मांग का नियम 1776 में एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है ना। मांग का नियम क्या कहता है? वस्तु के दाम घटने पे मांग बढ़ जाता है और दाम बढ़ने पे मांग घट जाता है। जेबी से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेता है। ये जेबी से जो है ना, ये जेसीबी नहीं है, ये नाम है अर्थशास्त्री का। इसके अलावा मांग और पूर्ति का नियम कौन दिए थे? अल्फ्रेड मार्शल ने दिए थे 1890 में। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं
होता है, गिफिन वस्तु दाम बढ़ने पे और मांग बढ़ जाता है, ठीक है, यानी उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या अन्य गैसों के द्वारा ओजोन परत को क्षति पहुंचाया जा सकता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये सभी के सभी हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्लोरीन से तो मिलकर बने हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, है ना। ओजोन परत को संरक्षण के लिए जो बैठक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होती है? 1987 में। 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन गैस की खोज जो है क्रिश्चियन फ्रेडरिक के द्वारा 1839 में किया गया था। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इस गैस के निर्माण में ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसका सूत्र इस प्रकार से होता है। और इसका अनुभार की बात करेंगे तो 1648। यह उच्च प्रतिक्रियाशील गैस होता है और बहुत तीखा गंध होता है, ठीक है। ओजोन की लेयर वायुमंडल के दूसरी परत समताप मंडल में स्थित है। वायुमंडल में 5 परत है, आप सभी जानते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। घरेलू इस्तेमाल में जो फ्रिज होता है वहां से भी जो आपका क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है, ये ओजोन को खत्म करने में अहम योगदान निभा रहा है। ओजोन परत जहां मानव के लिए पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है, वहीं कुछ घाटा भी है इसके, लेकिन घाटा कम फायदा ज्यादा है, क्योंकि हमारे नजदीक नहीं है ये कि घाटा ज्यादा होगा। इसके संपर्क में आने से फेफड़ा, है ना, सांस लेने इत्यादि में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये तीक्ष्ण गंध छोड़ता है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसके उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में बेहोशी करने के लिए। इसके अलावा जो है अगला हमारा एक सेकेंड, ये प्रश्न लास्ट होगा भाई, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। 2-3 पॉइंट यहाँ पे बचा है, इसको बता देता हूँ, है ना। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल आपका जो है शल्य चिकित्सा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही भारी गैस होता है। क्या क्या इस्तेमाल है? सबसे बड़ा इस्तेमाल आग बुझाने वाला है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया नहीं, दुनिया में ना हो तो भाई आग बुझाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन आग जलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए है ना। तो हर चीज प्रकृति ने बैलेंस बनाया था, लेकिन तो खतरा का घंटी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोग जरूरत से ज्यादा निश्चिंत हो गए, ठीक है। आज, है ना, नल खोल के छोड़ देते हैं, बने तो पानी अपना क्या है, हम तो पैसा चुकाते हैं, भाड़ा देते हैं। अरे ऐसा मत सोचो, वर्ल्ड वाइड सोचो ना कि तुम पानी नहीं रहेगा तो कल होके तुम्हारा जनरेशन क्या पिएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचोगे तो रहेगा ये पृथ्वी और ये दुनिया और ये पर्यावरण, है ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आग बुझाने में काम आती है। जो ठंडा पेय पदार्थ होता है वहां भी काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में इसका मेन रोल है, जहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधों के द्वारा। जल शुद्धि के लिए क्लोरीन का प्रयोग व्यंजक चूर्ण के निर्माण में भी, टेक्सटाइल निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शुष्क बुझे हुए चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तभी आपका व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या CaOCl2 की प्राप्ति होती है, या ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता जो है जलवाष्प दर्शाती है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में मेन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, गर्मी बनाए रखने के लिए जो है उत्तरदायी है ना, भारी गैस होता है। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।